मानना यह है, देश में जो लोग भी कर्जे कारण परेशान हैं, उनकी समस्या सरकार को सुननी चाहिए। सरकार क्या कहती है, भारत सरकार हो या राज्य की सरकार हो, सरकार का मानना यह है देश में कोई भी व्यक्ति कर्जे कारण परेशान नहीं। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि एक बार यहां आकर देख लें अहमदाबाद में, और यहां छोड़िए किसी भी मार्केट में जाकर के देख लें और व्यापारियों से पूछ लें, व्यापार आज 10% भी नहीं रहा है। स्थिति इतनी खराब है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। और जब यहाँ गुजरात में इतनी आत्महत्याएं होने लगी, गुजरात की टीम ने लगातार मुझसे कहा कि सर कर्जे कारण बहुत सारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं, हमें उन्हें बचाना होगा, आप आ जाइए। मैंने कभी मैं तब आऊंगा जब अहमदाबाद या गुजरात की जनता चाहती हो, क्योंकि मेरे अकेले आने से नहीं होगा, जनता को बाहर निकलना होगा। तो उन्होंने कहा सर लोग लगातार आ रहे हैं मेरे पास, मिलना चाहते हैं, आप आ जाइए। तो जनता ने बुलाया, मैं आ गया। जनता जहां बुलाएगी मैं आ जाऊंगा। और आज अहमदाबाद में हूं, मैं कहता हूं अहमदाबाद में छोड़िए, अगर आप किसी गांव में भी बुलाएंगे मुझे गुजरात के या किसी भी राज्य के, मैं वहां पहुंचने को तैयार हूं। किसी को भी कर्जे के कारण आत्महत्या नहीं करने देंगे। कर्जे के कारण कोई भी व्यापारी, कोई भी नौकरी करने वाला, जो लोग भी मेरी बात सुन रहे हैं, गुजरात में या देश में कहीं भी हैं, कर्जे के कारण कोई आत्महत्या मत करिए। मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बेटा, मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं। और जो भी मदद होगी, अभी तक तो हमने कहा था हम आर्थिक रूप से सहायता नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम एक प्लान कर रहे हैं, सरकार से कर्जा मुक्ति कोष बनवाया जाए, ताकि सरकार आर्थिक रूप से भी सहायता करे। जिनकी EMI बाउंस होने वाली है, जिनका घर जाने वाला है, गाड़ी जाने वाली है, उनको बचाया जाना चाहिए। खास करके आज गुजरात हेड ऑफिस का उद्घाटन हुआ है, कितने लोग गुजरात की तरफ से आपके आशा रखते हैं, किस तरह से गुजरात के लोगों को आप देखेंगे? देखिए, गुजरात के हमारे प्रभारी है, उसके बारे में तो पूरी जानकारी वो देंगे राजेश्वर जी, लेकिन जितना मुझे जानकारी दी गई, 1.5 लाख से ज्यादा परिवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभी। और लगातार हर दिन, पिछले 15 दिन की अगर मैं बात करूं तो 15 दिन में लगभग हमारे पास हर दिन 4 से 5 हजार नए लोग जुड़ रहे हैं। यानी समस्या कितनी गंभीर है आप इसको समझ सकते हैं। और जब गुजरात के लोगों ने कहा कि हम ऐसा चाहते हैं, तो गुजरात की टीम ने तय किया कि एक कार्यालय बनाया जाए, एक हेड ऑफिस बनाया जाए, कम से कम गुजरात में जो लोग भी परेशान हैं वो लोग वहां आकर के मिल सके। और कोई बैंक वाला, कोई रिकवरी वाला, कोई साहूकार, कोई भी परेशान करता है, यहाँ आइए, यहाँ हमारा कार्यालय आपकी मदद करेगा और जो भी करना पड़ेगा करेंगे। और जो बैंक वाले, रिकवरी वाले बदतमीजी कर रहे हैं, वो भी कान खोलकर ये बात सुन लें, आपने जो अननेसेसरी अत्याचार कर रखा है, जो हरेसमेंट कर रहे हैं, ये चलने वाला नहीं है। RBI की गाइडलाइंस को फॉलो करिए। यदि आप RBI की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप गाली गलौज कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभी देखिए ना यूपी में क्या हुआ, 40,000 रुपए का लोन था उसका, 4 किश्तें रह गई थी, उसकी पत्नी को उठाकर ले गए रिकवरी वाले। और क्या कहते हैं, अपनी पैसा भर दो तो पत्नी को ले जाओ। अच्छा, अगर पैसा नहीं भरेगा तो क्या करेंगे, वो पत्नी से गलत काम करवाएंगे। महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है और हम चुपचाप सहते रहे, ये होने वाला नहीं है। और सबको आगे आना पड़ेगा। मैं हर व्यापारी से, हर नौकरी करने वाले से, हर उस आम इंसान से अपील करना चाहता हूं, जाति धर्म से ऊपर उठ करके इस लड़ाई को लड़िए। ये देश की लड़ाई है। जनता कर्जे की दलदल में फंसी हुई है, व्यापारी परेशान है, नौकरी करने वाले परेशान है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा साहब। तो इसलिए गुजरात का आज हेड ऑफिस इन्होंने ओपनिंग किया। लेकिन ओपनिंग तो देखिए, ये तो कोई बड़ी कार्यक्रम भी नहीं था। मैं मानता हूं हमें लोगों की मदद करनी है, जितनी ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। बस हमारा कोशिश ये रहेगा कि ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे, उन्हें बताइए कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है। अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है। और आप मीडिया के बंधु, आप पूछिएगा, जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं, 1 रुपया भी किसी से लिया गया, किसी से 1 रुपया भी लिया गया क्या? 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। और कोई भी व्यक्ति कर्जा मुक्ति के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर, फॉर्म भरने के नाम पर 1 रुपया भी मांगे तो उसकी पुलिस कंप्लेंट कर देना, वो हमारा आदमी नहीं है। ये अभियान निःशुल्क था, निःशुल्क है, निःशुल्क रहेगा। मैं आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त, आपकी लड़ाई लड़ता रहूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि हमारी मांग जायज है। जी, आपनो परिचय અને આજે જે રીતે ઓફિસનું ઉદ્ઘાટન થયું છે, કઈ રીતનો તમારો એજન્ડા રહેશે, શું તમારું કાર્ય રહેશે? મારું નામ રાજેશ્વર બ્રહ્મભટ્ટ ભારતીય છે। હું નિઃશુલ્ક કર્જમુક્ત ભારત અભિયાનમાં ગુજરાતનો પ્રભારી છું। અને આજે ગુજરાત હેડ ઓફિસનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે કે ગુજરાતમાં કેટલા સમયથી છેલ્લા 5-6 મહિનામાં જોવામાં આવ્યું છે કે દેવાના કારણે કેટલા વેપારીઓ, કેટલાક લેબર વર્ક છે કે કેટલાક સામાન્ય વ્યક્તિઓ, નોકરી કરવાવાળા આત્મહત્યા કરી લેતા હોય છે। એટલે અમારી એક માંગ છે સરકાર સાથે કે તમે મોટા ઉદ્યોગપતિઓનું તો દેવું માફ કરી દો છો, તો સામાન્ય જનતાનું પણ દેવું માફ કરો। એમને તકલીફ છે એમનું પણ દેવું માફ કરો, એ તો રાહત આપો એમને, કોઈ પણ રીતે એમને સમય આપો કે 2 વર્ષનો નિઃશુલ્ક, મતલબ કોઈ વ્યાજ બી ના લાગે ને કશું નહીં, એવો સમય આપી દો એમને। તો સરકારે કોક ને કોક વાત તો અમારી માનીને જનતાને રાહત આપવી પડશે। ખાસ કરીને આવનાર સમયમાં ગુજરાતમાં તમે ઓફિસ શરૂ કરી છે, તો જે ગુજરાતીઓ જે લોકો છે એમને આવકાર કે જેમના પ્રશ્નો માટે કઈ રીતનું તમારું કાર્ય રહેશે? એમના આ ઓફિસ તો છે, અને અમે ફોન નંબર બી બધાને આપીશું।
કે જેથી એ લોકો અહીં આવી ના શકે તો ફોન પર બી સંપર્ક કરે. અમારી ટીમ અહીં આગળ 24 કલાક એમના ફોન રિસીવ કરશે અને એમને મતલબ માર્ગદર્શન આપશે. એનો કોઈ ચાર્જ લેવામાં આવતો નથી. અમારી પાસે એડવોકેટની ટીમ પણ છે. એ ટીમ પણ એમને ફ્રીમાં માર્ગદર્શન આપશે અને એમનું કામ કરશે. છેલ્લા વર્ષોથી તમારું આ અભિયાન ચાલી રહ્યું છે, કેટલા ટકા સફળતા તમને પ્રાપ્ત થઈ છે અને કેટલા લોકો આમાં જોડાયેલા? જો સફળતામાં એવું છે કે અમારા અભિયાનમાં જોડાયા પછી લોકો આત્મહત્યા નથી કરતા અને એવું ખુલીને લોકો કહે છે કે અમે જો તમારો સંપર્ક ના થયો હોત તો અમે આત્મહત્યા કરી લેતા. અમારી સફળતા એ જ છે કે અમે લોકોના જીવ બચાવીએ છીએ. સરકાર વાત માને ના માને, સરકારને આજ નહીં તો કાલે વાત માનવી જ પડશે. આ અભિયાનને 3 વર્ષ થયા છે. ભલે આગળ પણ જેટલો સમય સરકારને લેવો એટલો લે, પણ જનતાનું દેવું માફ કરવું પડશે. ओके। राजेश्वर जी से एक ही बात पूछी, राजेश्वर जी उसके गवाह है, वो बता देंगे इस बात को। मैंने कहा देखो मुझे आने में दिक्कत नहीं है, मुझे जहां बुलाओगे मैं आ जाऊंगा, लेकिन जिनकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो लोग आने चाहिए। क्योंकि अभी सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है आप झूठ बोल रहे हो। सरकार कह रही है कोई भी व्यक्ति कर्जे में नहीं है, कोई भी व्यक्ति कर्जे के कारण परेशान नहीं है। मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं क्या लोग कर्जे के कारण परेशान है कि नहीं है? ईमानदारी से बताओ। सरकार को जनता कर्जा माफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो मैं कहूंगा जनता कर्जा माफ आप कहीं करना पड़ेगा। जनता कर्जा माफ, जो चले जनता कर्जा माफ, कर्जा माफ, कर्जा माफ, कर्जा माफ, कर्जा माफ पड़ेगा। सरकार में बैठे लोग ये कान खोलकर सुन ले, ये जनता की आवाज है। और गुजरात में जितने लोग भी कर्जे कारण परेशान हैं, मैं उन सबसे भी कहना चाहता हूं बाहर निकलिए। चुप रहने से काम नहीं चलेगा, चुप कर रहने से काम नहीं चलेगा। आज नहीं तो कल ये तुम्हारी गाड़ी तुम्हारा घर छीन लेंगे। और जिन महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, जिन परिवारों के साथ गलत हो रहा है, उनसे तो मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि वो तुरंत आए बाहर, पुलिस कंप्लेंट करें। किसी भी रिकवरी वाले को आपके साथ गाली गलौज करने का, बदतमीजी करने का अधिकार नहीं है। और जो लोग चुप बैठे हैं वो क्या सोचते हैं? अरे भाई जब तुम्हारी गाड़ी छीन करके ले जाएंगे, जब तुम्हारा घर सील कर देंगे, तब पता नहीं चलेगा क्या? तो क्यों उस मनुष्य दिन का इंतजार करना भाई? और कैसे कर्जा मुक्ति होगी, क्या प्रोसेस होगा, पूरी जानकारी दे दूंगा। लेकिन यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा है तो हम नीचे कहीं कार्यक्रम कर लें, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग बाहर हैं। बाहर और भी लोग हैं क्या? फोकस नहीं हो पा रहा है तो उनको तो आवाज भी नहीं आ रहा होगा। और सर जितना पब्लिक के सामने आएगा उतना ठीक रहेगा। तो क्या करना है, नीचे चले भाई? जैसे जहां आपको, मैं तो आपके हवाले हूँ, कहते हैं ना आपके हवाले मतलब साथी। કે ભાઈ ચલો સરને બોલાવીએ તો કંઈક આપણા ગુજરાતની અંદર થાય. પહેલા આપણે કેન્દ્ર સરકારમાં આખા દેશ તરફે કરતા હતા, પણ હજુ કેન્દ્ર સરકાર એ કોઈ વાત માનવા તૈયાર નથી, સાંભળવા તૈયાર નથી. આપણે વિચાર્યું કે ચલો આપણે એકજૂટ થઈને ગુજરાતની અંદર કામ કરીએ તો કદાચ આપણે સફળ થઈએ તો દરેકના જે આત્મહત્યાના કેસો જે છે, બેંક રિકવરી એજન્ટો જે પરેશાન કરે છે, એ બધી સમસ્યામાંથી આપણે મુક્ત થઈએ. એટલે હવે આપણે સરને ડાયરેક્ટ અહીંયા લઈ લીધા છે. આપણે કોઈ ડાળ કે નહીં, સીધો થડ જ પકડીએ આવો ગુજરાતમાં. એટલે સર અહીંયા જશે, 2 મહિના રાખવાના છે, બધાને મળવાનું છે અને આપણું જે લક્ષ્ય છે એ પાર કોઈ પણ ભોગે કરવાનું છે. કદાચ રસ્તા આડાઅવળા થશે પણ ફોકસ આપણું એક જ છે કે દરેક આ કર્જાની દલદલમાંથી બહાર નીકળે. એટલે કોઈએ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. કોઈ પ્રશ્ન મને ફોન પર ઘણા આવ્યા હતા કે મારે નોટિસ છે, પેલું આવ્યું છે, તો અહીંયા સર બી છે, તો સરની રૂબરૂમાં શાંતિથી બેસી ચર્ચા કરી અને જે બી હશે પ્રશ્ન તમારું નિરાકરણ લાવશે. આપણે ટીમ પણ સતત કાર્યરત છે. અહીંયા जानवा चौधरी भारतीय जी तुम आगे बढ़ो। राजेश्वर जी ने तय किया कि मैं आऊं तो मैं आ गया आपके बीच में, और उन्होंने अब तय किया है कि गुजरात के एक घर तक इस मुहिम को लेकर जाएंगे। तो मैं पहले चाहता हूं कि राजेश्वर जी 2 शब्द रख दें, अपनी बात रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। साथियों, સૌથી પહેલા તો આપણે ગુજરાતની પાવન ધરતી ઉપર ગાંધીના ગુજરાતમાં, સરદારના ગુજરાતમાં શ્રી શાહનવાજ ચૌધરી ભારતીયજીનું જોરદાર તાળીઓથી સ્વાગત. ગુજરાતની જનતા વતી સર હું તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે તમે આ અભિયાન ચલાવ્યું. કે કેટલા લોકો આવે છે કે કહે છે કે તમે અભિયાન ના ચલાવો તો અમે આત્મહત્યા કરી લીધી. 2 દિવસ પહેલા જે ભાઈ આવ્યા હતા કે જો સરનો વિડીયો ના જોયો હોત મેં તો એ દિવસે કે હું મારા ફેમિલીના 4 મેમ્બર સાથે આત્મહત્યા કરું. તો આવા તો કેટલાય અસંખ્ય લોકો છે જેને આપણો જીવ બચાવ્યો છે. આ અભિયાનના માધ્યમથી કોઈ ફરક પડ્યો હોય તો દેવું માફ થાય કે ના થાય, પણ લોકો આત્મહત્યા કરતા તો બચી ગયા છે, લોકો અવેર થયા છે.
અને જો આપણે સંગઠિત થઈશું, ભેગા થઈશું, તો સરકારને જરૂરથી આપણું દેવું માફ કરવું પડશે. બાકી આવી ઓફિસ ખોલીને કોઈ આપણને ખુશી વ્યક્ત ના થાય. આ કોઈ ખુશીનો માહોલ નથી. આ કામ અમારું છે. તમને જાણકારી આપવાનું કામ બેંકોનું છે, જ્યાંથી તમે લોન લો છો. બેંક સરકારનું કામ છે તમને જાગૃત કરવા. આ કામ અમારે ના કરવાનું. સરકાર નથી કરતી ઈમાનદારીથી આ કામ, બેંકો ઈમાનદારીથી આ કામ નથી કરતી, એટલે અમારે કરવું. બાકી આવા અભિયાનોની જરૂર ના પડે. ચલો માની લઈએ આપણે સરકાર બી એમનું કામ નથી કરતી, બેંકો પણ ઈમાનદારીથી એમનું કામ નથી કરતી, તો શું આપણે બધાએ આપણું કામ ઈમાનદારીથી કર્યું? તમે બેંકોને જાણ કરી, સરકારને જાણ કરી આજ સુધી? સરકારને કહેવા ગયા તમે કે મારે દેવું છે પણ હું અત્યારે હાલ ભરી શકું પરિસ્થિતિ નથી, મને સમય આપો? આમાંથી કેટલા લોકો એવા છે કે જેમને સમય મળે તો દેવું ભરવા તૈયાર છે? સમય મળે તો બધા ભરી શકો ને તમે? તો આપણે સરકારનો સમય બી માંગીએ. આ તો ઉદ્યોગપતિનું જે રીતે રાહત આપે છે, એન્ડર રાઇટ કરે છે, રાઇટ ઓફ કરે છે, હેરકટ કરે છે, એવી રીતે તમારું બી કર. કોઈ નિયમ હશે તો જ કરતા હશે ને. તો આપણે એ માંગ કરવાની છે સરકાર જોડે. પણ એના માટે આપણે બધાએ ભેગા થવું પડશે. હમણાં આપણી વચ્ચે છે કે આવવાના હતા એક દિલીપસિંહ કરીને, વસ્ત્રાલ રહે છે અમદાવાદમાં, આપણા અભિયાન સાથે જોડાયેલા, કે મુખ્યમંત્રીને મળવા ગયા હતા. ત્યારે મુખ્યમંત્રી એમને એવું કીધું કે તમે એકલા આવ્યા છો, તમે બધાની વાત કરો છો, બધા છે ક્યાં? બધા આયા હોય તો ખબર પડે ને. એટલે ગુજરાતીમાં કહેવત છે ને કે માંગ્યા વગર માં પણ ના પીરસે. તમે માંગ્યું સરકાર જોડે? માય ના પીરસે તો સરકાર છે જાડી ચામડી. હે, એક વાર માંગશો, 2 વાર માંગશો, 3 વાર માંગશો, 100 વાર માંગશો, તોય માફ નહીં કરે. એની માટે તમારે બધા ભેગા થવું પડશે. તો એ વાત જે દિલીપસિંહભાઈને કરી હતી, એ આપણે ફરી સરકાર પાસે, મુખ્યમંત્રી પાસે સમય માંગીએ અને જો કહે કે હા બધાને લઈ આવો તમે, તો આમાંથી કેટલા લોકો તૈયાર છે આવવા માટે? જો જેટલા વધારે લોકો આપણે ભેગા થઈશું એટલું જલ્દી આપણું માંગણીને સ્વીકારવામાં આવશે. તૈયાર છો? અને આપણે આમાંથી કેટલા લોકો તૈયાર છે કે પોતાની સાથે 100 લોકોને લઈને આવશે તો વધારે અસર જલ્દી થશે. જો દેવા માફી નો કરે છે, જો તમે પોતે જાગૃત નહીં થાવ જલ્દી અને તમે પોતે આગળ નહીં વધો, અમે તમને માર્ગદર્શન આપીશું. આગળ તમારે વધવાનું છે. તમારું અભિયાન છે આ, એ રીતે તમારે સાથે રહેવાનું છે. અને સરકારને આપણે ખાલી સમસ્યા નથી બતાવી, સમસ્યાની સાથે સમાધાન પણ બતાવ્યું છે, જેમાં સરકાર ઉપર બોજો પણ ના પડે, ના બેંકો પર બોજો પડે, અને તમારા બધાનું દેવું પણ માફ થઈ જાય. તો આપણે સરકારને એવી માંગણી કરવાની છે કે તમે મોટા ઉદ્યોગપતિઓને જે રીતે રાહત આપી એવી રીતે અમને આપો. થોડા સમયમાં અમે પણ તમારું દેવું ભરી દઈશું, સમય મળશે તો. યા તો નાની મોટી લોનો વાળા તો માફ પણ કરી શકે. તો સરકાર પણ ચલો આપણે મુખ્યમંત્રી સમય આપે તો તમને કેટલા દિવસ પહેલા જણાવીએ તો તમે 100 લોકોને લઈને આવી શકો? 10 દિવસ ચાલે? 10 દિવસ બહુ થઈ ગયા. હું તમને 60 દિવસનો ટાઈમ આપીશ. કેટલા? 2 મહિનાનો. જો તમે આજથી રોજ 2 જણાને પણ પરેશાન હોય એ લોકોને જોડવાનું કામ કરશો ને તો 60 દિવસમાં તમે 100 લોકોને તો આરામથી જોડી લેશો. એ લોકોને કહેવાનું ભાઈ તું બી 100 જો. એ બધા આપણે ભેગા થઈને એકવાર ગાંધીનગર મળીશું. તૈયાર? બધા તૈયાર? અહીંયા નહીં, ત્યાં ગાંધીનગર અવાજ પહોંચવો જોઈએ. તૈયાર છો? ઓકે, તો આ ફાઇનલ રહ્યું. તમને 60 દિવસ પહેલા જાણકારી આપી દેવામાં આવશે. સરનું પેજ તમે ફોલો કરો છો બધા? સરનું પેજ ફોલો કરતા રહેજો, એમાં જોતા રહેજો. તમને બહુ જલ્દી ટૂંક સમયમાં જેવો સમય મળશે એવું તમને જાણકારી આપી દેવામાં આવશે. मैं गुजराती बोल नहीं पाता लेकिन समझ लेता हूँ। और राजेश्वर जी ने जिस तरह से बात की है ये बात सही है कि सरकार पर दबाव पड़ेगा तो सरकार हमारी बात सुनेगी। समस्या क्या है, मैं आपकी जानकारी, आज जितने लोग भी आए हो, बड़ी बात नहीं कहता हूं, लेकिन सबसे पहले तुम्हारी कर्जा मुक्ति की कोशिश की जाएगी। सबसे पहले जितने लोग यहाँ हैं इनकी कर्जा मुक्ति है। और राजेश्वर जी ने कहा 100 लोगों को साथ लेकर के आइए, अगर कर्जा मुक्ति हो जाएगी तब तो ले आओगे। कम से कम बता तो दोगे लोगों को कि हाँ इन लोगों ने हमारी लड़ाई लड़ी। क्योंकि देखो सरकार इतनी आसानी से कोई बात सुनती नहीं।
मुझे नहीं मालूम आप में से कोई रामलीला मैदान में था कि नहीं था 8 अगस्त 2023 को रामलीला मैदान में लगभग 3.5-4 लाख लोग थे। सरकार पर दबाव भी पड़ रहा था, लेकिन सरकार ने जब लोगों से जानकारी लेनी शुरू की, जिनका डाटा हमने दिया था, ज्यादातर लोग सरकार की बात सुने ही नहीं, फोन तक नहीं उठा रहे सरकार से जो फोन आ रहा है। मैं उनकी मजबूरी समझ रहा हूं, क्यों नहीं उठा रहे? उन्हें लग रहा है रिकवरी वाले का तो फोन नहीं है क्या? तो आज से एक आदत डालो, चाहे किसी का भी फोन हो, रिकवरी वाले का हो, बैंक का हो, कोई भी हो, फोन जरूर उठाना। तुम कोई चोर नहीं हो यार, अपने आप को अपराधी मत मानो। ये सरकार के लोग, सरकार में बैठे लोग, ये व्यापारियों को, नौकरी करने वालों को, आम इंसानों को चोर बनाना चाहते हैं, अपराधी बनाना चाहते हैं। भारत के संविधान के हिसाब से ना तो कर्जा लेना अपराध है, और यदि आप कर्जा नहीं चुका पा रहे, ये भी कोई अपराध नहीं। तो अपने आप को अपराधी मत मानो। फोन अटेंड करो, बात करो उसको। अगर किस्त दे पा रहे हो तो देते रहो, क्योंकि मेरे ऊपर केस क्या किया पता है? आप लोगों को भड़का रहे हो कि किस्त देना बंद कर दो। मैंने किसी से कहा क्या? नहीं। मैंने क्या कहा? अगर दे सकते हो तो देते रहो, अपनी तरफ से बेईमानी मत करना, डिफॉल्ट मत करना, क्योंकि अगर बेईमानी करोगे, डिफॉल्ट करोगे, सरकार को पता चल जाएगा और फिर सरकार कल आपकी मदद नहीं करेगी। लेकिन जो नहीं दे पा रहे, घर चलाएगा बंदा अपना कि वो किस्त भरेगा? बच्चों को पालेगा कि किस्त भरेगा? जब कमाई है ही नहीं तो कहां से वो अपना हफ्ता भरेगा? तो अगर ऐसी दिक्कत आ रही है तो क्या करना है, मैंने पहले भी बताया था, मैं फिर बता देता हूं। बैंक से, रिकवरी का, बैंक वाले का, किसी का फोन आए, उसको बोलना भाई फोन मत कर, मुझे लेटर भेज, मैं अपने आप देख लूंगा। फोन करने की जरूरत नहीं है, मेरे को लेटर भेज, तेरे को दिक्कत है ना, मैं किस्त नहीं भर पा रहा, क्यों नहीं भर पा रहा, मैं बता दूंगा तेरे को। और बेहतर यह रहता है, इससे पहले कि तुम्हारी किस्त बाउंस हो, मान लो अगले महीने तुम्हें लग रहा है तुम पैसा नहीं दे पाओगे, व्यापार खत्म हो गया, नौकरी छूट गई, कुछ भी हो गया, अभी तक आपका हफ्ता लगातार चल रहा है, अगले हफ्ते, अगले महीने नहीं दे पाओगे, तो क्या करो? इससे पहले कि तुम्हारी किस्त बाउंस हो, बैंक में एक लेटर दे दो कि जी मेरी नौकरी छूट गई है, मेरा व्यापार बंद हो गया, मुझे घाटा हो गया, जो भी रीजन है वो पूरा रीजन लिखो। अगर सबूत है, जैसे अभी गोवा में था एक व्यक्ति, उसने कहा मेरी दुकान में आग लग गई और इंश्योरेंस का क्लेम आएगा तो मैं पैसा भर दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, एक काम कर, तू लेटर भेज, और जो दुकान में आग लगी उसकी फोटो होगी, वो फोटो लगा, अखबार में जो छपा था, आग लगती है तो अखबार में छपता है ना, वो लगा, तो उसको बैंक ने समय दे दिया। सबसे पहले तो तुम्हें अपने हाथ मजबूत करने पड़ेंगे, डरना नहीं है। वो यही तुम्हारे इस डर का ही फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है तुम डर जाओगे, तुम घबरा जाओगे, तुम फोन बंद कर दोगे। लोग क्या कर रहे हैं? नोटिस नहीं ले रहे। तो पहला नोटिस नहीं लोगे तो क्या होगा पता है? पहला नोटिस आता है बैंक से, वो नोटिस नहीं लोगे तो क्या करेगा बैंक? वकील का नोटिस भेजेगा। बैंक छोड़ेगा नहीं ऐसे, वकील के नोटिस को भी नहीं लोगे, रिप्लाई नहीं करोगे तो क्या होगा? फिर कोर्ट से नोटिस आएगा, वो भी नहीं लोगे तो क्या होगा? फिर कोर्ट से अरेस्ट वारंट आएगा। तो ऐसा क्यों क्राइम करना यार? कोई अपराध थोड़ी कर दिया हमने। नोटिस ले लो, नोटिस का रिप्लाई कर दो, और हर चीज का रिप्लाई करो रिटर्न में। कई लोग कहते हैं भाई हमें नहीं पता चल रहा कौन सा नोटिस है, क्या है, पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा लोग, कोई बात नहीं। अब तुम्हारा भाई राजेश्वर तुम्हारे साथ खड़ा है, यहां ले आओ नोटिस। यहां पर एडवोकेट की टीम भी है हमारी, फ्री में, 1 रुपया भी नहीं लेंगे। हमारे वकील भी तुम्हारे नोटिस का जवाब भी बता देंगे, कैसा जवाब देंगे। हमारा पूरा अभियान निःशुल्क है, 1 रुपया भी नहीं लिया जाए किसी से। यार लोग ऑलरेडी परेशान है। मुझे किसी ने कहा, मैं नाम नहीं लूंगा, हमारी टीम के साथियों ने कहा साहब सबसे ना 10-10 रुपए ले लेते हैं, 1 लाख लोग हैं तो 10 लाख रुपए आ जाएंगे, हमारे ऑफिस का खर्चा, बाकी खर्चा चल जाएगा। बात ठीक है, 10 रुपए किसी बोलूंगा कोई मना भी नहीं करेगा। मैंने कहा नहीं, जो व्यक्ति परेशान है, अगर हम उसकी परेशानी कम नहीं कर सकते तो हम अपनी तरफ से उसकी परेशानी बढ़ाएंगे नहीं, 1 रुपए का भी बर्डन नहीं डालेंगे। मैं फॉर्म छपाऊंगा, अपने पैसे छपवा लूंगा भाई, अगर मेरे पास कम पैसे होंगे कब छपवा लूंगा, लेकिन मैं आपसे पैसा नहीं लूंगा। और मेरे नाम से, अभियान के नाम से कोई पैसा ले, तुरंत पकड़ लेना उसको। भाई सर ने तो मना किया था, सर तो आए थे, सर कहते 1 रुपया नहीं देना, तू पैसा कैसे मांगता है? पैसा नहीं देंगे। और कई लोग कह रहे साहब मेरी किस्त जाने वाली है, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, मेरे बच्चे की फीस जानी है और मेरे बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। कोई भी ऐसा केस आता है, तुरंत उसको हमारे पास भेज दो, हमसे मिल लो, कहीं ना कहीं से उसकी मदद करवाएंगे। अगर आर्थिक रूप से मदद करानी पड़ेगी ना, थोड़ा पैसा भी कहीं भेजना पड़ेगा, किसी बड़े अधिकारी को बोलना पड़ेगा, किसी मंत्री को फोन कराना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा करूंगा।
आप सबने बुलाया था मुझे गुजरात, तो मैंने कहा मैं आऊंगा भाई। आप यहाँ बुला रहे हो, जैसे भी किसी साथी ने कहा मुझे कि साहब इनको बोलिएगा अगर जो लोग यहाँ नहीं आ सकते हम उनके आ जाए। बिल्कुल आ जाऊंगा। तुम जो जहां जहां रहते हो, ज्यादातर लोग अहमदाबाद से है, बाहर से नहीं क्या? बाहर से नहीं है? अच्छा, कहाँ से? अच्छा, ज्यादा दूर से, सूरत से भी है, बनारस से भी। अच्छा, कोई बात नहीं, राजस्थान से क्यों आ गया भाई? आगरा से आया। देखो सुनो, अच्छा राजकोट से भी है। अभी गुजरात से तो पूरे हैं ही। गुजरात की जिम्मेदारी गुजरात की टीम ने ले ली है, तो गुजरात के लिए तो मैं दावा कर सकता हूं, यूपी का, राजस्थान का दावा भी नहीं कर सकता, क्योंकि वहां कोई टीम ऐसी नहीं है जो जिम्मेदारी ले। क्योंकि मैं जाऊंगा कहां यार? अगर तुम में से कोई अपने राज्य में जिम्मेदारी ले सकता है, वहां जिम्मेदारी ले लो, वहां कार्यक्रम रख लो, लेकिन इसमें खर्चा होता है। क्योंकि राजेश्वर तो अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं। अभी तक 20-25 लाख रुपए ये और उनका परिवार खर्च कर चुका है, और उन्होंने तय कर लिया है कि चाहे इसमें कितना पैसा लग जाए, मैं जनता की लड़ाई लूंगा। और ये एक इमोशनल मुद्दा भी है भाई। एक तरफ तो अमीरों को आप राहत दिए जा रहे हो। आपको पता है अदानी की पिछले 10 वर्ष में कमाई 3 गुना बढ़ गई। अगर 100 रुपए कमाता था 300 कमा रहा है। अच्छा, तुम में से किसकी 3 गुना बढ़ी है भैया? नहीं, जीरो गई। किसी व्यापारी से पता कर लो, किसी भी मार्केट में, अहमदाबाद के किसी भी मार्केट में चले जाओ, सूरत के किसी मार्केट में चले जाओ, राजकोट में चले जाओ, जहां जाना चाहो वहां चले जाओ, किसी भी व्यापारी से पूछ लो, 10 वर्ष में कमाई 10% भी नहीं रही भाई, घटती जा रही है। बढ़ना तो दूर की बात है। अच्छा, महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? सरकार कहते कोई महंगाई नहीं है। वाह, बहुत बढ़िया भाई। अभी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, हम कुछ बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? हम तो धर्म के नाम पर बांटेंगे इनको, जाति के नाम पर बांटेंगे। मैंने कहा नहीं, अभी ये बटेंगे नहीं भाई। मैंने बताया था रामलीला मैदान से, मैं फिर कह रहा हूं, हमारी तो एक ही मांग है, हमारी कोई जाति नहीं है, हमारा कोई धर्म नहीं है, हमारी तो एक ही जाति है। क्या? हम कर्जे वाले भाई। हमारा एक ही धर्म है। क्या? हम कर्जे वाले हैं। हमें जाति धर्म में मत बांटो, हमारी समस्या का समाधान करो। और जैसा बताया, एक साथी मुख्यमंत्री के यहाँ गए, क्योंकि मैंने कहा ना मैं गुजराती बोल नहीं पाता, समझ लेता हूं, और मुख्यमंत्री ने कहा तो अकेला आ गया। तो मैंने राजेश्वर जी को कहा है, एक काम करो, जो 1.5 लाख लोग हमारे साथ जुड़े हैं ना, वो सबको इकट्ठा कर दो और हम सब लोग चलेंगे। और 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, मुख्यमंत्री के घर के बाहर बैठ जाएंगे। भैया यहीं पे खाना दे, रोटी दे, या तो हमारा कर्जा माफ करके भेज हमें, नहीं तो जो करना चाहिए। बैठना पड़ेगा, क्योंकि आंदोलन ही होगा, अब और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि सरकार मानेगी नहीं ना। अच्छा, आप लोगों की जानकारी वेरीफाई करने क्यों बुलाई? जैसे मैंने कहा, दिल्ली में सरकार ने कुछ लोगों की जानकारी वेरीफाई की, तो वो लोग आए नहीं। तो मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो जाए मैं आपकी जानकारी ऐसे ही मुख्यमंत्री को दे दूं, और मुख्यमंत्री जब बुलाने लगे बहुत सारे लोग आए नहीं, तो कहेंगे तो झूठ बोल रहे हैं, नकली डाटा लेके आए। इसलिए आप सब अपनी जानकारी वेरीफाई करो। वेरीफाई कराने के लिए सिस्टम राजेश्वर जी बता देंगे, ऊपर हमारी टीम होगी, मोबाइल फोन में आपका फोन नंबर डालेंगे, चेक करेंगे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े कि नहीं जुड़े, आपका फॉर्म भरा है कि नहीं भरा है, सारी जानकारी चेक करवा लेना। बिल्कुल, आपके कहने से नहीं होगा। अगर किसी का नंबर चेंज हो गया, कई लोग ऐसे जो पुराने जुड़े हैं वो कह रहे हैं मेरा नंबर चेंज हो गया, अब भाई गलती उसकी भी नहीं है, नंबर बंद हो गया, हम उसको ट्राई कर रहे हैं, उसे बेचारों को पता ही नहीं है। तो नंबर बदल गया तो नंबर बदलवा के जाओ। फेसबुक पेज को फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो वो दिखा के जाओ। अगर नहीं कर रहे हो तो बता देंगे कौन कौन से पेज को फॉलो करना है तुम्हें, कहां कहां जानकारी मिलेगी, सारी जानकारी टीम दे देगी तुम्हें। और जब बुलाएंगे कोशिश ये करेंगे तुम्हें रोज रोज ना बुलाया जाए, लेकिन जब भी मुख्यमंत्री बुला ले, कितने दिन पहले बताएंगे इनको भाई? हम 2 महीने पहले 2 महीने पहले बता देंगे कि मुख्यमंत्री को कब बुला रहे हैं, मुख्यमंत्री को हम बुला रहे हैं या मुख्यमंत्री हमें बुला रहे हैं। ये भी कर सकते हैं, वैसे एक आइडिया है दिमाग में, क्यों ना हम सब लोग इकट्ठा होकर के एक जगह मुख्यमंत्री को इनवाइट कर ले, यहाँ आके देख लो सर जी इतने लोग परेशान हैं। ये भी कर सकते हैं सर। हाँ, 2 लाख पहुंचने से अच्छा 2 लाख एक जगह इकट्ठे हो जाओ। कोई ऐसा जगह है हमारे पास 1.5 लाख 2 लाख 2 लाख इकट्ठे हो गए तो मुख्यमंत्री खुद को आना नहीं है? कोई जगह है अहमदाबाद में? GMDC ग्राउंड। दोनों विकल्प दे रहा हूं मैं टीम को, या तो मुख्यमंत्री के यहाँ या फिर किसी ग्राउंड में, जहां आपको ठीक लगे। जितने भी गुजरात में हमारे साथ लोग जुड़े हैं उन सबको इकट्ठा किया जाए। अब आप सबकी जिम्मेदारी क्या है, क्योंकि ये लड़ाई मेरी नहीं है भाई, मुझ पर कर्जा नहीं है, इन पर कर्जा नहीं है, मेरी टीम पर कर्जा नहीं है, मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं। आपकी 2 जिम्मेदारी है। पहली जिम्मेदारी, आपको जब मुख्यमंत्री बुलाएगी या जब भी सरकार की तरफ से कोई आदेश आएगा तो आपको वहां आना होगा, या हम मुख्यमंत्री को बुलाएंगे तो जगह बता दें कहां आना है, वहां आना है। दूसरी,
अपने मोहल्ले पड़ोस में अपनी जानकारी में जितने भी लोग हैं सबको ये जानकारी दे दो, बस इतना बता दो कर्जे के कारण कोई व्यक्ति आत्महत्या नहीं करे, बस। अच्छा, कई लोग कहते हैं मैं नहीं बताना चाहता मैं कर्जे में, मत बताओ, बस क्या बता दो, एक मैसेज भेज दो सारे ग्रुप में, अपने जितने व्हाट्सएप ग्रुप है ना फैमिली के, पड़ोसियों के, कि देश में कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है, मुझे किसी ने जानकारी दी थी, अभियान निःशुल्क है, अधिक जानकारी के लिए गूगल पे सर्च करें कर्जा मुक्ति अभियान, बस। कुछ लिंक नहीं भेजना, क्योंकि आजकल लिंक भी फ्रॉड चल रहे हैं, लिंक भेजोगे बंदों को लगा पैसा ना उड़ जाए मेरा, उसको बोलो गूगल पे सर्च कर ले कर्जा मुक्ति अभियान। जैसे ही गूगल पे डालेगा कर्जा मुक्ति अभियान, पहले हमारी वेबसाइट आएगी, वहां पे वो फॉर्म भर देगा, वरना उसे हमारी गुजरात टीम के नंबर दे दो। गुजरात से हम इस अभियान को इसलिए शुरू कर रहे हैं, इसके दो बड़े कारण। गुजरात एक तो बिजनेस वाले ज्यादातर व्यापारी हैं, पिछले 1.5 महीने से मैं देख रहा हूं लगातार व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं। सूरत से एक व्यापारी का फोन आया राजेश्वर जी के पास, उन्होंने मुझसे बात करवाई, कहता साहब मरने जा रहा हूं, क्या करूं, कोई विकल्प नहीं है। जब कम से कम आपका अभियान चल रहा था एक्टिवली, तो कम से कम रिकवरी वालों को हम धमका देते थे, ओए सर को बुला लेंगे, बदतमीजी नहीं करना। कई लोग ऐसे जिनको कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र मिला हुआ था, तो प्रमाण पत्र दिखा देते थे। उसने कहा मेरे पास तो प्रमाण पत्र भी नहीं है, मेरे पास तो कोई ऐसी जगह भी नहीं पता मुझे, मैं आपसे कहां मिलूं। तो मैंने राजेश्वर जी को कहा एक बार इकट्ठा करो जानकारी, गुजरात में इतनी आत्महत्याएं क्यों बढ़ी। तो उन्होंने कहा 2-3 कारण है। पहले क्या था, बैंकों पर भी दबाव रहता था कि कर्जा मुक्ति वाले आ जाएंगे, रिकवरी वाले पता चले कर्जा मुक्ति वालों का ऑफिस नहीं है, बैंकों को भी हो गया कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि सरकार इनकी बात सुन नहीं रही है, तो उन्होंने धमकी देनी शुरू कर दी। मैंने कहा तो सबसे पहले काम, लोगों को नहीं बुलाएंगे, पहले तुम एक ऑफिस की व्यवस्था करो। देखो किसी पे इतना वजन नहीं डाल सकते ना कि एक बंदा इतना सब कर रहा है उसको कहो सब कुछ तुम ही करो। मैंने कहा ऑफिस की व्यवस्था करो, अपनी टीम को इकट्ठा करो और गुजरात की जनता से पूछो, जितने व्हाट्सएप ग्रुप है सब में पूछो लोगों से, क्या मुझे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। और जब उन्होंने कहा आना चाहिए तो मैं आ गया, आपके बुलावे पे आ गया मैं। और मैं कितने दिन के लिए आया पता है, कई लोगों ने कहा कि 15 दिन से रुके, 1 महीना रुके। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, जब तक एक एक व्यक्ति का कर्जा नहीं उतर जाता मैं गुजरात से जाने वाला नहीं। मैं अपना घर बार छोड़ के आ गया, मैं अपना घर बार काम धंधा सब छोड़ के आया हूं आज, सब कुछ छोड़ के। पिछले 3 साल में 25,500 लोगों ने आत्महत्या की। ये देखो सरकार के ये आंकड़े अखबार में है, पिछले 3 साल में 25,500 व्यापारियों ने कर्जे और बेरोजगारी के कारण आत्महत्या की। लोग मर रहे हैं यार, महिलाओं की बेइज्जती हो रही है और हम चुपचाप बैठे रहे अपने घर में, अपना व्यापार करते रहे, काम धंधा करते रहे। भाई मैं ऐसा इंसान नहीं हूं, मैं ऐसा इंसान नहीं। और मैं आज अपनी बीवी को, अपने बच्चों को बोल करके आऊं, क्योंकि मुझे पता है लड़ाई बड़ी है, जिनसे मैं लड़ने जा रहा हूं वो कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है वो शायद मेरा खात्मा करा दें, उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं होगी। मैं बोल के आऊं कि कुछ भी हो सकता है इस लड़ाई में, लेकिन जब जनता इतना भरोसा कर रही है कि कोई उनकी लड़ाई लड़े तो मैं आ गया। और मैं यहां नहीं आया, मैं आपके घर भी आऊंगा। चाय पिला दोगे? मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा, तुम्हारे मोहल्ले में आ जाऊंगा। पहले कोशिश करेंगे हर लोकसभा में जाएं, फिर हर विधानसभा में जाएं, हर गली हर मोहल्ले में जाएंगे। गुजरात में एक एक नागरिक को जागरूक करने का काम करेंगे। कोई भी व्यक्ति आत्महत्या ना करे, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और आप सबकी भी जिम्मेदारी अपने मोहल्ले पड़ोस में लोगों को बताने की। शर्म छोड़नी पड़ेगी साहब। कई लोग हैं बहुत शर्म में है, बहुत झिझक है कि सब किसी को पता चल जाएगा, सबको पता। भाई पता तो चल ही जाएगा यार, आज नहीं तो कल पता चलेगा। जब बंदे के साथ कुछ हो जाएगा तो पता चलेगा। और फिर भी मैं कहता हूं रहने की दिक्कत आ रही है, खाने की दिक्कत आ रही है। मरता क्यों है इंसान? फिर रहने की दिक्कत है, खाने की दिक्कत है, किस नहीं दे पा रहे, ये तो दिक्कत है ना यार। रहने की व्यवस्था मैं कर दूं, आ जाओ। और बोलो, खाना मैं दे दूंगा भाई, जैसा खाऊंगा, रूखी सूखी दाल रोटी जो भी खाते हैं वही तुम्हारे साथ खा लूंगा। इससे बड़ा वादा तो कोई नहीं कर सकता ना। गुजरात में कोई भी व्यक्ति, उसे रहने की दिक्कत है, खाने की दिक्कत आ रही है, वो यहां आ जाए, उसकी व्यवस्था कराना मेरी जिम्मेदारी है। चाहे मैं एमएलए से करवाऊं, एमपी से करवाऊं, किसी मंत्री से करवाऊं, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर भी हूं। मैं एमपी एमएलए को ट्रेनिंग देता हूं, तो किसी एमपी को बोल दूंगा, किसी एमएलए को बोल दूंगा, वो अपने फंड का इस्तेमाल कर लेगा, कम से कम मरने से बच जाए। और कितने दिन की मदद चाहिए? जब तक सरकार सुन नहीं रही। और सरकार का बेटा अगर कोई ऐसा कर रहा है ना, बुला लियो, मैं आ जाऊंगा। उसकी बैंक वाले की ऐसी की तैसी, तो उसको बुला लो ना बेटा, अभी बुला लो, आज ही उठा लेते ना उसको।
चलोगे भाई सब? बहन की मदद करने चलोगे? क्योंकि देखो मैं आपको बता रहा हूँ अब कोई ना पैगंबर ना भगवान आएंगे, अब इंसान ही इंसान के काम आएंगे, एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। अगर इस बहन को कोई कुछ कहता है तो क्या हम सब लोग यहाँ 250-300 लोग खड़े, चलोगे तैयार हो? तो बहन डरने की जरूरत नहीं है, हम सब तेरे साथ हैं। हमसे बात करवाओ कौन है ऐसा, और यही बुलाएंगे। अभी है नंबर उसका? नंबर है उसका? हाँ नंबर मिला, फोन मिला बेटा राजेश्वर, फोन मिला, स्पीकर पे करो इसको। इसके बच्चे को हम उठाते हैं, अभी बताएंगे ना इसको। अभी कल हुआ ना, यूपी में हुआ, मैं जो बता रहा था ऊपर, कितनी वहशीपना करा यार। मतलब मैं समझता हूँ रिकवरी एजेंटों को हो क्या गया, इनके घर में बहन बेटियां नहीं है क्या? 40,000 रुपए का उसका कर्जा, 40,000 में से वो 12 किस्तें दे चुका, 4 किस्तें बची, उसकी बीवी को उठा के ले गए। सोचिए, शर्म नहीं आई? घर में अकेली बीवी और बच्चा था, उसको उठा कर ले गए और उसको कहते हैं जब तक तुम पैसे नहीं भरोगे हम तेरी बीवी को अपने पास रखेंगे। बताइए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। और ये शर्म सिर्फ उस रिकवरी वाले उस बैंक वाले को नहीं आनी चाहिए, सत्ता में बैठे उन लोगों को आनी चाहिए जिनकी सरकार होते हुए बहन बेटियों के साथ ये हो रहा है। और वो कह रहा है कोई कर्जे में नहीं है। दिल्ली में जब प्रधानमंत्री कार्यालय पर हमने जानकारी दी, वहां लोग कहते हैं तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे कह रहे हैं तुम झूठ बोल रहे हो, सरकार पे झूठे आरोप लगा रहे हो, कोई भी कर्जे में नहीं है। मैंने कहा भाई कैसे पता चलेगा तुम्हें कोई कर्जे में है? कहते अगर जनता कर्जे में होती तो जनता सड़कों पर उतरती। मैंने कहा अच्छा तुम यही चाह रहे हो कि जनता सड़कों पर उतरे, तभी मानोगे, तो तभी वही करेंगे। अगर सरकार सीधी तरह से नहीं सुनेगी बात तो अब सरकार कान खोल के सुन ले, क्योंकि यहाँ LIO के लोग भी आए होंगे। ऑब्वियस सी बात है, सरकार के लोग तो हर जगह कान लगा के रखते हैं, मेरे पीछे तो पड़े रहते हैं, जहां मैं पहुंचता हूं वहीं पहुंच जाते हैं अधिकारी, उन्हें पता चल रहा होगा मैं यहाँ आया हूं। हाँ नहीं कोई बात नहीं ना, मैंने कहा ना मैं तो अपने बीवी बच्चों को बोल के आ गया आज। किसी ने कहा 1 महीने के लिए आएंगे, 2 महीने, मैंने नहीं, मैं तो अब आ गया। 1 साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, तुम्हारे यहीं बैठ जाएंगे, सरकार के यहाँ बैठ जाएंगे। अब ये बड़ी आइडिया अच्छा है ना, किसी एक जगह ले लेंगे और वहीं बैठे रहेंगे भैया। 2 लाख 3 लाख 4 लाख जितने लोग इकट्ठे होते रहे वहीं बैठे रहो, सरकार कब तक नहीं आएगी? सरकार को आना पड़ेगा, क्योंकि हम कोई नाजायज मांग नहीं कर रहे। हमारी मांग क्या है भाई? हम क्या मांग रहे हैं? हम ये कह रहे हैं सबका कर्जा ऐसे माफ कर दो, नहीं। हम क्या कह रहे हैं? जो लोग सरकार की गलत नीतियों के कारण, नोटबंदी, GST, लॉकडाउन या कोई भी सरकार ने कानून बनाया, उसके कारण उसका व्यापार बंद हुआ, नौकरी छूटी, उसकी कर्जे में राहत दे दो। राहत में क्या 2 चीजें मांग रहे हैं, या तो कर्जा माफ कर दो, अगर माफ नहीं कर सकते 2 साल का समय दे। उसको बोलो भाई 2 साल तक तेरे को ना तो किस्त भरनी है, ना तो इंटरेस्ट भरना, कुछ नहीं भरना, 2 साल तक तू चुपचाप अपना काम कर। ईमानदारी से बता ना, अभी राजेश्वर जी ने पूछा था, अगर 2 साल का समय मिलेगा तो किस्त भर दोगे आराम से? और पता है क्यों भर दोगे? मैं बताता हूँ, मैं साइकोलॉजी समझता हूँ। जब रोज रोज रिकवरी वालों के फोन आ रहे होते हैं तो बंदा धंधा करेगा कि काम करेगा यार, अपना यार किस्त के लिए सोचेगा। टेंशन इतनी होती है, वो काम धंधे में दिल ही नहीं लगता उसका। हाँ, और 2 साल अगर मिल जाए, 2 साल में कॉल ही नहीं आएगा, बंदा कहेगा यार मैं टेंशन फ्री होकर के। और गुजरात के लोग ये तो 1 रुपए को 100 रुपए बनाना जानते हैं ना, थोड़ा सा यार आगे बढ़ने का मौका तो दो, इन्हें टेंशन फ्री तो कर दो, ये अपने आप कर लेंगे काम, इन्हें मौका ही नहीं दे रहे तुम। हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इतना प्रेशर देते हैं, वो सोचेगा क्या, समझेगा क्या। अभी पंजाब में देखो ना, एक व्यक्ति सोचो 5 साल से लगातार किस्त पे कर रहा था, 2.5 करोड़ रुपए का कर्जा था, केवल 3 किस्तें बाउंस हुई, एक दिन में 200 कॉल करी उसको, 200 कॉल, नंबर बदल बदल के, प्रेशर झेल ही नहीं पाया, सुसाइड कर लिया। हमने 4 साल तक मेरा तो जो है IDFC में जो है ये DSB बैंक में जो है लोन चल रहा है। हाँ। मेरे को जब रामलीला ग्राउंड पे मीटिंग ये प्रोग्राम था, मैं गया हुआ था। हाँ। वहाँ से आया, बैंक वालों ने बोले कि पैसा देना है, मैंने कहा नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। हाँ। अहमदाबाद 138 का केस लगा रखा है। हाँ। अभी हमारे मोहल्ले में एक भाभी है, उनका हस्बैंड खत्म हो गया, उनको बोले कि किस्त चाहे कैसे भी करके दो, चाहे कुछ भी करो। अब एक काम कर लो, देखो अब तक जो हुआ छुआ छोड़ देते हैं उसको, क्योंकि पुरानी बातों पे करने से कोई फायदा नहीं है। आज से एक नई शुरुआत करें। नई शुरुआत ये करते हैं कि सबसे पहले तो तुम सब अपनी जानकारी वेरीफाई करो, क्योंकि देखो हमारे पास भी सरकार की ये बात तो सही है कि मेरे पास तुम्हारा कोई ID प्रूफ है नहीं। अच्छा ID प्रूफ हम लेते भी नहीं, क्यों? जैसे ही आधार कार्ड लूंगा तुरंत सरकार केस कर देगी मेरे ऊपर, देखो इनकी जानकारी ले रहा है, डाटा चोरी कर रहा है, इसलिए मैं कोई जानकारी नहीं ले रहा।
लेकिन कम से कम तुम्हारा फोन नंबर, तुम्हारे ऊपर कितना कर्जा है, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा एड्रेस, वो तो हमें पता रहना चाहिए ना। तो हमने सिस्टम में अपनी टीम को बोल दिया है आपकी सबकी जानकारी चेक हो जाए। पहला काम ये कर लो ताकि हमें पता रहे कौन कौन क्या है, किस नाम से है, उसका कर्जा किसके नाम से, किस तरह का कर्जा है। मान लो बैंक का कर्जा आपका है तो बैंक में तो बहुत सारी कैटेगरी है, पर्सनल लोन भी है, होम लोन है, एजुकेशन लोन है, गाड़ी का लोन है, बिजनेस के लिए लोन लिया, मोर्गेज है, तो हमें कैटेगरी पता चल जाए। प्लस ये पता चल जाए कि जब इसको बुलाना हो तो कैसे इन्फॉर्म करेंगे। तो उसका फोन नंबर होगा हमारे पास, व्हाट्सएप नंबर होगा, उसकी फैमिली का नंबर होगा, तो उसको बता देंगे भाई आजा, आज तेरी फाइल पे बात होगी, तेरे केस पे बात होगी। तुम्हें भी अपनी केस की पूरी जानकारी होनी चाहिए। बेहतर यह होता है तुम्हारे साथ कब कब क्या क्या बीती एक पेपर पे लिख के रखो। किसी को बताने है कि मैं दिक्कत आ जाए, सरकार बुला ले तो 1 घंटा थोड़ी बोलोगे, पर्चे पे लिखा होगा कि ये है जी मेरी तो समस्या। अपनी समस्या लिख करके रखो, कब लिया था लोन, कितना लिया था, किससे लिया था, क्यों लिया था, फिर कैसे दलदल में फंसे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति दलदल में फंसने के लिए कर्जा नहीं लेता साहब, वो इसलिए लेता है ताकि मैं उबर जाऊं, मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा, मैं इससे पैसे लेकर के अपना भी काम कर लूंगा और इसका भी चुका दूं, यही तो सोचता है। फंसता कैसे? जब माहौल सरकार ऐसा कर दे। जैसे दिल्ली में बहुत सारे लोगों ने बताया कि साहब आधी रात को आकर 8 बजे बोल दिया कि भाई अब नोटबंदी हो गई, नोटबंदी। अब कह रहे जो रोज कमाने वाला, रोज खाने वाला है, वो क्या करेगा भाई? वो नोट बदलने के चक्कर में लगा रहेगा, उसका तो व्यापार खत्म, बहुत सारी नौकरियां छूट गई, बहुत सारी कंपनियां। और भारत में सब ईमानदारी से व्हाइट में काम नहीं करते भाई, थोड़ा ब्लैक थोड़ा व्हाइट करते हैं, तो वो कंपनियां बंद हो गई। तो वो कंपनियां बंद हो गई तो वहां जो नौकरी करते हैं उनकी भी काम। अभी 2 मिनट, अब हुआ क्या, लोगों ने कहा साहब वो झटका झेल गए। दूसरा झटका लगाया इन्होंने, जीएसटी गलत तरीके से लगा दी, और नौकरी करने वाला कह रहा है जीएसटी लगा दी मैंने, तेरे ऊपर क्या असर पड़ा? कह रहा साहब मेरे ऊपर असर नहीं पड़ा, मैं जिस मालिक के यहाँ काम करता था उसकी नौकरी बंद हो गई, इसकी फैक्ट्री बंद हो गई, तो उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया। क्योंकि बड़ी कंपनियों वाले तो जीएसटी में घेलमेल कर लेंगे, उनके पास अधिकारी भी है, सब कुछ है, छोटा आदमी कैसे वो मैनेज करेगा? तो उसकी नौकरी छूट गई बहुत सारी। एक फैक्ट्री बंद होने का मतलब पता है क्या है? एक फैक्ट्री में कम से कम 50-100 परिवार पल रहे होते हैं। सरकार के ही आंकड़े हैं, पिछले 5 साल में 50 लाख फैक्ट्रियां बंद हुई हैं। तो आप समझ सकते हो 50 लाख फैक्ट्री का मतलब क्या है। इतनी बुरी स्थिति है देश की, करोड़ों लोग सड़क पर आ गए। कई लोगों ने ऐसा वो भी झेल गए हम, लेकिन जब ये लॉकडाउन लगाया गया तब से हम उबर नहीं पा रहे। ये लॉकडाउन की वजह से ही हुआ है। बहुत सारे लोगों ने कहा सरकार को बताना, इतना डिटेल तो हम क्या करेंगे, तीनों की कैटेगरी बना देंगे। लॉकडाउन वाले कौन से हैं, बेटा रुक जाएंगे, लॉकडाउन वाले कौन से हैं, नोटबंदी वाले कौन से, जीएसटी वाले कौन से, सरकार के पास लेके चलेंगे। सरकार के नोटबंदी से फर्क नहीं पड़ा, ये लो जी, ये खड़े हैं 5,000 10,000 लोग, इनसे पूछो पड़ा कि नहीं पड़ा। जो जीएसटी की बात बोले उनको बताओ। भाई मैं क्या कर सकता हूं, मैं यही तो कर सकता हूं, तुम्हारी बात वहां तक पहुंचा दूं, मैं पहुंचा दूंगा। और मैं आज ये वादा कर रहा हूं आपसे, चाहे मुख्यमंत्री घर पे बैठना पड़े, लेकिन अगर कोई बड़ी जगह होगी ना, क्या होगा, मुख्यमंत्री घर जाएंगे, वो लाठी चार्ज करेंगे, भगा देंगे, क्योंकि मैं कानून जानता हूं इनका। वो इतने लोगों को इकट्ठा ही नहीं होने देंगे। इतने भी चले जाए ना, अभी जितने हमें, अगर इतने भी लोग अभी चले जाए मुख्यमंत्री के यहाँ, अभी लाठी बरसाएंगे, हमें 2-4 के हाथ पैर तोड़ देंगे, मुझे अरेस्ट कर लेंगे, आंदोलन धरा रह जाएगा। बेहतर क्या रहे, एक जगह इकट्ठी करो, सारे लोगों को बुला लो और वही मुख्यमंत्री को बुला लो कि मुख्यमंत्री जी आ जाओ, देखो इतने लोग खड़े हैं। मुख्यमंत्री को बुला लो, मंत्री को बुला लो, सबको बुला लो। और दूसरा काम क्या कर रहा है, जैसा बहन के साथ हुआ, अभी रिकवरी वाला बदतमीजी कर रहा है। अगर फोन मिला बेटा, क्या हाँ फोन मिला, स्पीकर पे करो, यही बात करेंगे, उसको यही बुलाएंगे कि बेटा इनके बच्चे हैं, इनको कब्जा करना, आ जा। फिर देखते हैं जरा कौन कब्जा कर रहा है किसी के बच्चों को। ये अपराध है। कानून क्या कहता है, कानून ये कहता है यदि आपने कर्जा लिया, बेटा हट जा, यदि आपने कर्जा लिया तो आपके पड़ोसी को तो बताना दूर की बात है, आपके वाइफ को भी नहीं बता सकते हो कि आपने कर्जा लिया हुआ है। और ये क्या कर रहे हैं, ये मोहल्ले में बता रहे हैं पूरे। अगर आई कार्ड नहीं है ना तो तुरंत पुलिस को बुला लो। सब फर्जी देते हैं, मोबाइल में दिखाएंगे। मैं कह रहा हूँ पुलिस को बुला लो ना, सबके पास पुलिस का नंबर है ना भैया। अगर सुन लो ना, मैं तरीका बता रहा हूँ भाई, प्रॉब्लम पे बात मत करो। 2 तरीके होते हैं, मैं आचार्य चाणक्य का शिष्य हूँ, आचार्य चाणक्य कहते हैं कौन सा, आई कार्ड दिखा, तू आया कहां से, आपके बैंक से आया ना, तो बैंक का दिखा। वो कह नहीं जी बैंक से नहीं आया, क्योंकि ज्यादातर रिकवरी वाले बैंक के नहीं है, थर्ड पार्टी है। वो दिखाएगा जी XYZ कंपनी, उसको बोल मैं तो जानता नहीं इस कंपनी को, मैंने लोन लिया HDFC से, ये कंपनी वाला मेरे को क्यों परेशान कर रहा है। वो कह जी हमारी कंपनी को काम दिया रिकवरी का,
बात सही है, दिया जा सकता है ना। आपकी कंपनी को काम दिया, उसका लेटर दिखा, कहां पे लिखा है कि तेरी कंपनी को काम दिया? कोई प्रूफ दिखा। प्रूफ दिखा भाई, समझ रहे हो ना? थोड़ा कानून समझना पड़ेगा भाई थोड़ा सा, क्योंकि लड़ाई ऐसे नहीं लड़ी जाएगी, क्योंकि अगर तुम समझोगे नहीं ना तो तुम्हें मूर्ख बना देंगे। अब वो लेटर दिखाएगा, अब उसको बोलो डीआरए का लाइसेंस दिखा। डीआरए क्या होता है? डेट रिकवरी एजेंट। जो भी रिकवरी एजेंट बनता है उसको एक लाइसेंस लेना पड़ता है, हर व्यक्ति को लाइसेंस लेना पड़ता है। आपके घर आने वाला कोई भी रिकवरी एजेंट बिना डीआरए लाइसेंस के आ ही नहीं सकता। अगर आ रहा है तो वो इलीगल है, और ये आरबीआई की गाइडलाइंस है, मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा। क्या बोलते हैं इसको? डीआरए, याद रखना, शॉर्ट में याद रहेगा ना। डीआरए फुल फॉर्म होती है डेट रिकवरी एजेंट। तो जो रिकवरी एजेंट होता है उसका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, और हमेशा उसे अपने पास रखना होता है। वो सर्टिफिकेट कैसे मिलता है थोड़ा बता देता हूं। जो भी व्यक्ति, जैसे मान लो मैं कहता हूं मैं रिकवरी एजेंट बनना चाहता हूं, तो क्या मैं डायरेक्ट बन जाऊंगा? नहीं, मुझे पहले वो कुछ कोर्स देंगे पढ़ने के लिए। उस कोर्स में रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। उसके बाद मेरा एक टेस्ट लेंगे कि मैं इन रूल्स एंड रेगुलेशन को याद कर चुका हूं कि नहीं कर चुका हूं। टेस्ट अगर मैं पास कर लूंगा तो मुझे वो सर्टिफिकेट मिलेगा। और जिसके पास डीआरए का लाइसेंस या सर्टिफिकेट होगा वो गाली गलौज बदतमीजी कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें लिखा है अगर आपके पास डीआरए का सर्टिफिकेट है और आपने गाली गलौज बदतमीजी की, आपका सर्टिफिकेट रद्द हो जाएगा, वो रिकवरी नहीं कर सकता। नहीं बेटा, कॉल करो इसको, कॉल करो, मैं ऐसे बात नहीं करूंगा, स्पीकर पे बात करो। हाँ, बात छोड़ो ना, आप स्पीकर पे लगाओ, आप ही बात करो ना। भैया मेरे बच्चों को लेने कब आ रहा है? मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। अभी दो चीजें और, क्योंकि जो जानकारी देनी है वो जरूरी है। अगर डेट रिकवरी एजेंट लाइसेंस है उसके पास, और लाइसेंस लेने के बाद वो गाली गलौज करता है, बदतमीजी करता है, तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। ये आपको रूल पता होने चाहिए। अब जब कोई आपके यहाँ रिकवरी वाला है, आप सबके पास मोबाइल फोन है, ये मोबाइल फोन आपका हथियार है। जैसे आए ना तुरंत फोन का वीडियो रिकॉर्ड करके फोन जेब में रख लो, ऊपर बताओ भी नहीं, चालू रखो। आजकल तो पता भी नहीं चलता रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं हो रही है। अभी क्या करो, उससे जो जो बात करो रिकॉर्ड करो, क्योंकि वो कल तुम पे आरोप लगाएगा तुमने गाली गलौज किया, बदतमीजी किया। अच्छा, कई लोग हमारे ऐसे हैं वे बदतमीजी कर भी देते। करना मत भाई, तुमने बदतमीजी नहीं की, शुरुआत मत करना। अगर सामने वाला शुरुआत कर दे तो फिर छोड़ना नहीं, फिर देख लेंगे। हाँ, फिर देख लेंगे। मैंने बताया ना, अपनी तरफ से गलत नहीं करना, क्योंकि अपनी तरफ से गलत करोगे तो कानून तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। अगर सामने वाला शुरुआत करता है तो फिर देखेंगे उसको कैसे करना। वीडियो रिकॉर्ड करो और वीडियो रिकॉर्ड करके हमारे नंबर पर भेज दो। हम उसको इतना वायरल करेंगे, इतना वायरल करेंगे। अभी पहले मैं अपनी बात रख दूं भाई साहब, उसके बाद फिर आपके सवाल भी लूंगा। मैं यहाँ जाने वाला नहीं हूं भैया, घर छोड़ के आ गया हूं। हाँ, नहीं तो देख ले भाई, अभी गाड़ी में किसी की रखा है, लगेज रखा है, कितना सामान लेके आऊं है? तीन सूटकेस भर के आए। मैं आ गया भाई, अभी मेरे पास रहने की जगह नहीं है यहाँ। हमारे घर बस ये कह दिया, यही बहुत है यार। ऐसे तो बहुत सारे घर है, तुम लोग का दिल में इतनी जगह है यार। मेरा घर है और प्लस दिल्ली मेरा ससुराल है, तो अरे बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नहीं जरूर, जब कई महीनों के लिए। अरे नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। ये गुजरात टीम देखिए कहाँ व्यवस्था करनी है, लेकिन आज तक अभी तक भी मेरे पास ये नहीं पता मुझे रुकना कहाँ है। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। दूसरी चीज का क्या ध्यान रखना, ये भी बड़ी चीज है, इसके बारे में भी लोगों को नहीं पता। और जो लोग ज्यादातर जिनकी गाड़ियां छीन लेते हैं सड़क चलते, घर आकर के आपका घर सील करने का झूठी धमकी देते हैं, नोटिस लगा के चले जाते हैं। जब भी आपके पास कोई नोटिस आता है, खासकर से वो लोग जिनकी प्रॉपर्टी बैंक में मोर्गेज है, वो ध्यान रखो। प्रॉपर्टी मोर्गेज के रूल ऐसे हैं, एक बार आपने प्रॉपर्टी रख दी तो आप समझ लीजिए इतना बड़ा क्राइम आपने कर दिया है। मोर्गेज का तो टर्म का मतलब भी नहीं पता, टर्म ऐसी रखी है आम जनता को समझ में ना आए। लेकिन सर वो मोर्गेज का मतलब पता क्या है? मोर्गेज का मतलब बताओ। मैंने अपनी प्रॉपर्टी मोर्गेज की, इसका मतलब क्या है? मैंने अपनी प्रॉपर्टी जब्ती करवाई है। मोर्गेज मतलब जब्ती होता है। आपने उसी दिन तो लिख के दे दिया कि मैंने जब्त करवा दी। मोर्गेज मतलब जब्ती है। और उसमें क्या लिखा है? रूल ये है, अगर आपका अपना भी घर है और आपने उसको मोर्गेज कर दिया तो आप उसमें अगर व्हाइट वॉश भी करवाओगे, पेंट भी करवाओगे ना, तो बैंक को पहले पूछना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब उस प्रॉपर्टी के मालिक आप नहीं है, अब बैंक इस प्रॉपर्टी का मालिक। लेकिन सर इसलिए अभी बता रहा हूं, रूल्स पहले सुन लो, लूंगा तुम्हारे सवाल लूंगा सबके। भाई अभी क्या कर रहा है, तुम्हें समझना है
कि जो बैंकों के रूल हैं उस रूल को समझो। बैंक सीधा आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं करता। पहली बात तो मॉर्गेज लोन लेना नहीं चाहिए, बहुत जरूरत हो तो लो, और लो तो कितना लो, जो तुम्हारी प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसका 80% 85% लोन ले लो। लोग क्या करें, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है 10 लाख का लोन ले लिया। मैंने पूछा क्यों? कर साहब 10 की जरूरत थी। अरे तेरे को तो 10 की जरूरत थी, अब तू सोच 10 लाख के चक्कर में तूने 1 करोड़ रुपए जब्ती करा दिया। कल को बाउंस हो जाएगा तो कितना जाएगा पता है? 1 करोड़ ही जाएगा। बैंक रहम नहीं करेगा, तेरी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो पहली बात तो लेना नहीं, दूसरा लेना तो क्या लेना, 80% 90% जितना मिल जाए उतना लेना, ताकि लेके जाएगा ना ले जा, थोड़ा सा नुकसान होगा। तीसरा क्या करना, अगर कोई होम लोन, हाउसिंग लोन, मॉर्गेज लोन चल रहा है, किस्त बाउंस मत होने देना। कोशिश करना किस्त बाउंस नहीं होनी चाहिए। 1 हो जाए गलती से तो 2 तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2 तक तो फिर भी राहत है। अगर गलती से 3 किस्त बाउंस हो गई तो अब आपका सरफेसी एक्ट लागू हो जाएगा। ये सरफेसी एक्ट क्या होता है? वैसे मैं इसे सरफांसी एक्ट कहता हूं, क्योंकि फांसी का फंदा है। क्या हो जाता है, जैसे ही 3 किस्तें बाउंस हुई, अब आपने जो प्रॉपर्टी जब्ती रखी हुई थी, बैंक आपसे सारा आउटस्टैंडिंग मांग लेगा, सारा पैसा वापस करो। अबे जो 3 किस्त नहीं दे पा रहा वो सारा कैसे देगा यार? ये कानून किसने बनाया, मुझे समझ में नहीं आता। मैं एक बैंक के अधिकारी से मिला, मैंने भाई एक बात बताओ, 3 किस्त बाउंस हुआ, आप कौन सा नोटिस देते हो? कहते हम सिंबॉलिक पोजीशन 13(2) का नोटिस देते हैं। मैंने उसमें क्या मांगते हो? कह रहे सारा पैसा मांगते हैं। मैंने दिमाग है, रोटी खाते हो कि गोबर खाते हो? कह रहे क्यों? मैंने जो किस्त तो दे नहीं पा रहा, पूरा पैसा कैसे देगा भाई? कह रहे तो क्या होना चाहिए? मैंने कम से कम ये होना चाहिए, तेरी 3 महीने की बाकी है, 3 महीने का पहले पैसा दे, नहीं तो तेरी जब्ती करेंगे, ताकि उसको डर बैठे। उसको तुम सारे पैसे का मांग लेते हो यार, और जिसका व्यापार बंद हो गया, कोई काम धंधा नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या करेगा? वो प्रेशर में आ जाएगा। तो सरफेसी एक्ट बहुत खतरनाक एक्ट है। फिर भी 13(2) का नोटिस आ जाए तो तुरंत किसी वकील को, हमारी टीम जो है वो फ्री में हेल्प कर देगी, लेकिन आपको डीआरटी में केस जाएगा तो वकील को करना पड़ेगा। डीआरटी में भी कहना नहीं चाहिए, कई वकील साथी भी यहाँ नाराज हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे वकील भी गड़बड़ कर रहे हैं, सच्चाई बता रहा हूं। बंदा कहां कहां मर रहा है, मतलब मैं बता नहीं सकता बेचारा है। नहीं एडवोकेट है डीआरटी के, ये तो ईमानदार है। ये ईमानदार है, वो खुद बताएंगे आपको, वो बता देंगे, हमसे पूछ लेना, अभी मैं मौका दूंगा उनको कि एक्चुअल में एडवोकेट भी गड़बड़ कर रहे हैं। वो मिल जाते हैं बैंक वालों से, क्योंकि बैंक वाले पैसा खिला देते हैं। आप कितना पैसा दोगे? तो कोशिश ये करनी चाहिए अपनी तरफ से किस्त बाउंस नहीं होने देनी। कोई नोटिस आए तो नोटिस को पढ़ना है। कई लोग यहां भी नोटिस लाएंगे, मेरे सामने खोलते हैं। मैंने कितने दिन पहले आया कर 3 महीने, मैंने पढ़ा भी नहीं तूने? वो देख तो ले फांसी का है कि किसी चीज का है, कहां का है नोटिस। भाई नोटिस पढ़ लिया करो, नोटिस कोई फांसी का फंदा नहीं है। और जब कोई नोटिस कर रहा है, नोटिस भेज रहा है, तो जैसे बैंक नोटिस भेजा तुम भी नोटिस भेज दो। तुम बैंक कह रहा है तुमने किस्त नहीं भरी, तुम अपना रीजन लिख के दो, लिख के दो। क्यों? ताकि कल जब कोर्ट में जाएगा तो बैंक का भी प्रूफ होगा, तो आपका भी प्रूफ होगा। भाई मैंने बैंक को पहले ही बताया था। एक डीआरटी का केस बता रहा हूं भाई साहब, बड़ा बढ़िया केस है। व्यक्ति की नौकरी थी, नौकरी छूट गई, कंपनियां बंद हुई बहुत सारी, तो नौकरी छूटी लोगों की। उसने, क्योंकि हमारी वीडियो सुनी थी, उसने क्या करा, उसने बैंक में नौकरी का जब नोटिस आया छोड़ने का, 3 महीने का नोटिस होता ना, नोटिस पीरियड में बैंक को नोटिस भी भेज दिया और एक लेटर भी भेज दिया कि जी मेरा ये नौकरी का नोटिस आ गया है, 3 महीने मेरी नौकरी चली जाएगी, 3 महीने बाद मैं किस्त नहीं भर पाऊंगा जब तक मुझे नई नौकरी नहीं मिल जाती। बैंक को पता चल गया कि 3 महीने बाद किस्त तो आनी नहीं इसकी, लेकिन क्योंकि उसका केस ठीक चल रहा था तो बैंक वाले का फिर लेटर आया कि आपका तो रेगुलर केस चल रहा है, लोन चल रहा है, तो अभी तो आपसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं करे। नहीं, आज नहीं है, कल को होगा तेरे को, इसलिए बता रहा हूं। और फिर बैंक भी चला गया लेटर लेके। बैंक ने कहा भाई आप क्या चाहते हो? कह रहे भाई मुझे नहीं पता, 3 महीने में नौकरी मिल जाए, 6 महीने मिल जाए, हो सकता है ना मिले, कम से कम 1 साल का समय दो मुझे। उसने कहा जी 1 साल का तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। वो हर हफ्ते लेटर लिखता रहा, और सिर्फ बैंक को नहीं लिखा उसने, बैंक के सीनियर मैनेजर को, बैंक के रीजनल मैनेजर को, सब जगह लेटर भेज रहा है। उसको बुला लिया बैंक ने कि भाई क्या चाह रहा है तू, सब जगह कंप्लेंट कर रहा है। भाई सुनोगे नहीं तो क्या करूं, मेरी तो नौकरी चली। बैंक ने कहा चल 6 महीने का समय दे रहे हैं, 6 महीने में तेरी नौकरी लग जाएगी, अगर नहीं लगती तो 6 महीने बाद आ जियो, फिर बता दियो, फिर कुछ कर ले। और उसे 8 महीने का समय मिला। 8 महीने बाद जब नौकरी लग गई तो किस्त भरने लगा। क्यों? क्योंकि वो जागरूक था ना, उसे अधिकार पता था, अपने अधिकारों को जानना है।
ये लड़ने का समय, डरने का समय नहीं है। और कर्जा, मैंने कहा ना, कर्जा लेना कोई अपराध नहीं है भाई। धूप हो रही है, थोड़ा सा इस साइड आ जाओ, तुम लोगों को धूप लग रही होगी यार, है। कर्जा लेना कोई अपराध नहीं है, और कर्जा नहीं चुका पा रहे ये भी कोई अपराध नहीं है। ये एक मिस्टेक है, गलती है, लेकिन ये अपराध नहीं है, तो अपने आप को अपराधी नहीं मानना। बाकी मैंने जैसा कहा, मैं आ गया, अब तुम्हारे सवाल जवाब लेता हूँ, किसको क्या क्या दिक्कत आ रही है बता दो। और जैसे भाई आए हमारे पास, क्योंकि मेरी टीम में भी है ये, इन्होंने चुनाव भी लड़ा है ना, इन्होंने चुनाव भी लड़ा लोकसभा का, जनता की लड़ाई के लिए। आज पहले सवाल जवाब लेता हूँ, फिर भाई को मौका दो। लोन लिया था मैंने, अनसिक्योर्ड लोन है और आवर्स फाइनेंस का है। तो मैंने 19 लाख रुपया भर दिया उसके सामने, 15 के सामने 19 भर दिया। फिर मेरे लड़के को बोला कि अभी इतना ज़्यादा पैसा नहीं होगा, तो स्टेटमेंट निकाल ले वहाँ से। हाँ, बैलेंस फिर तो अपने लाख 2 लाख रुपया तो भर देते और उसको निपटा देते। तो मेरा लड़का लेने गया वहाँ पे स्टेटमेंट, तो दूसरा 17 लाख रुपया, 17 लाख 70,000 रुपया निकाला। तो ऐसे कैसे निकाला, कितने टाइम? 31 को पूरा होता है मेरा, 31 2031 को। नहीं 31 साल में खत्म होता है। कितना लोन लिया था हमने? 15,78,000 का। और उस पर इंटरेस्ट लगा के टोटल कितना बना था? मेरे को पहले ऐसा बोला कि इसके अंदर एजुकेशन लोन के अंदर 7 के 8% रहता है। तो इन लोगों ने 1.5% लगाया। 1.5% महीने का? हाँ, लोन वो लगाया, 18% हो गया। 18% हो गया। तो मैंने भरा, पहले बोला तो ये एजुकेशन लोन है? एजुकेशन लोन। इसमें कुछ प्रॉपर्टी मोर्गेज तो नहीं? नहीं है। कोई दिक्कत नहीं भाई, एक बार। लेकिन अभी आर्बिट्रेशन का नोटिस आया सर, 5 तारीख को मेरे को बोला है। तो आपको पुलिस भी आई थी घर पे और वकील भी आया था, सब ले जाएंगे ना, ऐसा मेरे को ले जाओ। मोर्गेज लोन ही नहीं है तो कैसे ले जाएंगे? ले जाओ, आप उसको ले जाओ, एक बार दिखा देना। बताओ तो एक बार ले जाओ। अभी क्या रहा हमारे में? नहीं अभी मैं बता, है मेरे पास है। अभी जिन लोगों के पास भी कोई नोटिस आए, मैं ऊपर बैठूंगा, ऊपर बैठ के, क्योंकि ऐसे तो यहाँ खड़े खड़े कब तक खड़े रहेंगे ना। जिनके नोटिस आए वो नोटिस भी देख लेंगे, जिन लोगों की वेरिफिकेशन नहीं वो वेरिफिकेशन में हो जाएगी। यहाँ तो मैं इसलिए आया कि सबको मैं अपनी बात बता दूं, क्योंकि धूप भी हो रही है, तुम लोगों को भी दिक्कत होगी, तो हम आराम से थोड़े थोड़े लोगों को बुलाते रहेंगे। मैं अभी यही हूँ, आज भी हूँ, कल भी, और मैंने बता दिया मैं जब तक ये मिशन चलेगा मैं यहीं रहूंगा। तो मुझसे भी मिल सकते हो, टीम से मिल सकते हो, नोटिस दिखा के जाना। और आज के आज ही, हाथ के हाथ अगर हो सकेगा तो हम समाधान निकालें। हमारे साथ एडवोकेट की टीम है, वो लोग भी अभी मदद कर देंगे आपकी, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। यहाँ तो मैं ये करता, कोई सवाल है तो सवाल पूछ लो, बाकी नोटिस वगैरह तो ऊपर देख लूंगा। कोई किसी सवाल है? लोन लिया था तब हमने 12.75 इंटरेस्ट रेट पे लिया था, जना स्मॉल फाइनेंस से। उन्होंने रिसेंटली, मतलब ये जनवरी में मैसेज भेजा, नो मेल, कुछ कोई वो नहीं, कि आपका EMI भी बढ़ गया है, साल भी बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट भी 15% हो गया है। तो मैं बैंक में गई, RBI में भी मैंने मेल डाली, उनकी तरफ से मुझे मैसेज आया कि आप जाके अपने बैंक से बात करें। बैंक में गए, बैंक वाले बोलते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हेड ऑफिस। मैंने हेड ऑफिस में भी मेल डाली, कॉल भी किया, हेड ऑफिस वाले भी बोलते हैं जाके ब्रांच में बात करो। मतलब ऐसे गोल गोल घुमा रहे। अभी 3 महीने से मैंने किस्त बंद कर दी, क्योंकि मेरा जो एरिया है वो ब्लैक लिस्टेड कर दिया सर उन लोगों ने। फिर भी नहीं सर बिजनेस मेरे हस्बैंड का ठप हो गया, मैं अभी जॉबलेस थी, अभी चलो जॉब मैं बता, देखो एक और चीज जो बहन ने बताई, मैं समझता हूँ उस पर भी थोड़ी बता देता हूँ मैं। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो 2 तरह के होते हैं। एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, एक फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। जब आप लोन ले रहे हैं, अगर आपको लग रहा है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है वो सही है और मैं इस पे ही रहना चाहता हूं, तो बैंक से क्लियरली डॉक्यूमेंट्स में लिखवाओ कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। जनरली बैंक लिखता नहीं और कस्टमर भी नहीं लेता, उसको लगता है कि कल कम हो जाएगा तो मुझे बेनिफिट मिल जाए। जनरली कम तो होता नहीं है, बढ़ जाता है, तो फ्लोटिंग में डाल देते हैं। इनका केस मुझे लग रहा है फ्लोटिंग में डाल दिया होगा, और जब फ्लोटिंग में डाल देंगे तो क्या होगा, कभी RBI का रीजन देके, कभी कुछ और रीजन देके वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे। अभी फीस सर बढ़ा दिया, मेरे साथ भी ऐसा पिछले महीने मैसेज आया 16 फ्लोटिंग डाल देते हैं, 99% फ्लोटिंग डालते हैं। अपने फिक्स बोलते तो भी जानबूझ के डाल देते। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, जन्मदिन की बहुत बहुत शुक्रिया। मणिनगर विधानसभा लगता है, नरेंद्र मोदी सर की सीट ही लगती है। ठीक है, तो इसको जोड़ लो भाई साहब। अभी कोई पक्ष में नहीं, नहीं अब हमारे पक्ष में हाँ, नहीं मतलब ना। आपने
हाँ। सरकार को जाके रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हम लोगों को माफ कर दो, बराबर? माफ नहीं कर दो, टाइम दे दो या टाइम दे दो या आप हमें वो थोड़ा छोड़ दो। जबकि हमने जब रिसर्च किया पिछले 10-15 साल का जो आरटीआई और इस सब के हिसाब से, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये इंग्लैंड से ऑपरेटेड है और वो हमको मारने के लिए ही बनाई गई है ये बैंकिंग सिस्टम। तो जो आपको खाने आ रहा है वो भेड़िए को आप बोल रहे हो कि मुझे छोड़ दो, तो वो छोड़ेगा हमको? फिर क्या करेंगे? मतलब हमें सबको जागरूक यही करना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक फ्रॉड संस्था है और उनकी लोन सिस्टम फ्रॉड है। अगर आज ये बोलोगे ना, कल ही तुम अरेस्ट हो जाओगे, आगे आंदोलन चलेगा। अभी हमारा पहला टारगेट ये होना चाहिए कि हम इकट्ठे हों, स्टेप बाय स्टेप चलो। अगर तुम्हें खाना खाना है तो पहले बर्तन लाना पड़ेगा, दाल सब्जी सब लाना पड़ेगा, फिर पकाना पड़ेगा। ये तो सीधा बोल रहा है कि खाना खाने चले जाओ भाई। हम क्या करेंगे, जब हम सरकार पर दबाव बनाएंगे और सरकार नहीं मानेगी तो फिर हम आरबीआई के पास जाएंगे, और आरबीआई कहेगा मेरे हाथ में नहीं है तो किसके हाथ में है, वो कहेगा इंग्लैंड के हाथ में, फिर हम इंग्लैंड से बात करेंगे। ठीक है, अभी वहां तक जाने की जरूरत नहीं, अभी मुख्यमंत्री तक काम हो जाएगा मुझे लग रहा है। बोलो। मेरी समस्या ये है कि पहले मेरा होम लोन था 10.5 का था, बाद में रेट हो गया, लेकिन समस्या क्या है कि पहले मैडम वो 20 तारीख के डेट पे, पहले 20 तारीख चेंज किया उन्होंने। हाँ, उन्होंने 5 तारीख को मैंने इंसल्ट कर दिया, आपको देना पड़ेगा। तो मैंने कोई पेपर तो किया नहीं, लेकिन मैंने मौखिक कहा कि मेरे से हो नहीं पाएगा, क्योंकि जब आपने लोन किया था आपने कहा था कि 10 तारीख आपको EMI कटेगा। बस यही आंसर है। तो नहीं, 2 सवाल, पहले एक का जवाब, सबको हेल्प हो जाएगा। अगर बैंक आपकी हफ्ते, भाई सुन लो, ये बहुत अच्छा सवाल है भाई। इन्होंने लोन लिया और लोन लेने के बाद इनके साथ क्या हुआ, जिस डेट पर होम लोन या कोई भी लोन लिया, जिस डेट पर किस्त जाती थी उसके डेट को आगे कर दिया। 20 तारीख थी, 5 कर दिया। अब जिसने 20 लिया वो क्यों ली होगी, कि 15 तक पैसा आएगा तो 20 को भर देगा, ऐसे बोलो ना। अब 5 को कर दी तो क्या होगा, किस्त बाउंस है हर महीना, बैंक को पेनल्टी में पैसा मिलेगा, बैंक को फायदा होगा, बैंक यही तो चाह रहा है ना। अब अगर बैंक बिना आपकी सहमति के ऐसा करते हैं, इसको बोलते हैं रिस्ट्रक्चरिंग। रिस्ट्रक्चरिंग बिना कस्टमर की सहमति के नहीं हो सकती, ये आरबीआई का रूल है। आपसे कोई ना कोई सहमति ली होगी उसने, हो सकता है जब आपने लोन लिया हो तभी उसने लिख दिया हो, और पेपर जब साइन करते हैं तो लोग पढ़ते नहीं है तो साइन करा दो, तो कोई बात नहीं। क्या करना, जितने भी लोगों का लोन एग्रीमेंट है, सबसे पहले लोन एग्रीमेंट की ट्रू कॉपी बोलते हैं इसको, ट्रू कॉपी ले लो बैंक से। हाँ, ट्रू कॉपी में देखो कि क्या ऐसा लिखा था, क्या तुमने कहीं परमिशन दी है, नहीं दी है तो केस कर देंगे इस पे हम। जितना पेनल्टी लिया होगा वो भी वापस करना पड़ेगा और डेट वापस चेंज मिलेगी। अगर डेट चेंज करानी है तो दोबारा भी हो सकती है, रिस्ट्रक्चरिंग लोन हो जाता है, ये तो करवा दें। अच्छा, दूसरा सवाल, एक तो ये हुआ बढ़ा था बीच में, नहीं वो तो रेगुलर, नहीं जब 6 पॉइंट कुछ चल रहा था उस वक्त शायद कुछ बीच में बढ़ा था 23-24 में शायद। फिर क्या हुआ उससे, तो इन्होंने मेरा बिना मुझे सूचना दिए मेरा टर्म कंडीशन बढ़ा दिया था, EMI वही थी, तो ड्यूरेशन बढ़ा दिया। हाँ, तो मैं इसे जांच करने के लिए गया तो पता चला कि मेरा तो 43 में ये कवर होगा। मैं कहा 15 साल का लोन है, 22 में लिया तो 43 कहाँ जाएगा। मैं कैलकुलेट करके बताया कितनी जाना चाहिए, बोला आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% चल रहा है। मैं कहा ये नहीं देने वाला हूँ, आप करो नहीं तो मैं यहाँ से अपना खाता चेंज करा दूँ। है तो फिर कहा नहीं जरूरत नहीं है, आप अप्लीकेशन लिखो मैं कर दूँगा। तो एप्लीकेशन उनका फॉर्म था, मैंने उस पर नाम वाम लिख के लोन नंबर लिख के भर के दिया, तो उन्होंने तब तो टर्म घटाया मेरा। लेकिन ये बार बार इस तरह का ये टर्म कंडीशन बढ़ाते घटाते रहते हैं विदाउट सूचना के, तो इसके लिए क्या। अगर कोई बिना सूचना के बैंक आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहा है, घटा रहा है, पहली बात तो फ्लोटिंग होगा तो वो घटा बढ़ा सकता है, क्योंकि फ्लोटिंग में तो अधिकार है उनको, लेकिन आपकी EMI को नहीं, ड्यूरेशन को नहीं बढ़ा सकते, उसको रिस्ट्रक्चर करना पड़ता है, उसके लिए उसको परमिशन लेना पड़ेगा। फिर भी किसी साथ ऐसा हुआ तो जैसा आपने किया, लेटर लिख के दोगे तो बैंक रिवर्ट करता है उसको। जी, सरकार गुजरात के मेहमान बने हैं, जिस तरह से जो कर्ज मुक्त अभियान चल रहा है, क्या कहना चाहिए। देखिए, आज गुजरात के लोगों ने जिस तरह से स्वागत किया, ओवरवेलमिंग स्वागत है, और मैं अभिभूत भी हूँ। ये कहना तो नहीं चाहिए, खुशी की बात भी है लेकिन गम की बात भी है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग परेशान हैं। किसी खुशी का कार्यक्रम होता और इतने सारे लोग आए होते हैं, आपने भी देखा नीचे 250-300 लोग आए हैं, और अभी भी सुनने में आ रहा है कि लोग आए जा रहे हैं लगातार। तो अगर कोई खुशी की बात होती तो अच्छा लगता, लेकिन दुख की बात यह है कि इतने लोग परेशान हैं और सरकार मान रही है कि सरकार का मानना कोई कर्जे में है ही नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी गंभीर समस्या है, सरकार को इसको सीरियसली लेना चाहिए।
सर क्या है ये आपका अभियान और अभी तक तो गुजरात के या पूरे देश के अंदर किस तरह से आपने आगे तरफ जो देखिए 2023 से हम ये अभियान चला रहे हैं। हमारी कोशिश ये थी कि सरकार में जो लोग बैठे हैं उनको ये समझ में आया कि हाँ ये समस्या है, लोग कर्जे के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। अगर आप गुजरात की बात करूं, वर्तमान में अभी गुजरात के प्रभारी हमारे साथ राजेश्वर जी हैं, उन्होंने आंकड़ा दिया कि 1.5 लाख से ज्यादा परिवार हमारे साथ जुड़े। पूरे देश में अगर बात करें तो 25 लाख से ज्यादा परिवार है जो कर्जे के कारण परेशान है, और ज्यादातर लोग जो परेशान है उनकी परेशानी का बड़ा कारण है नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन। वो कहते हैं सरकार की गलत नीतियों के कारण हम कर्जे की दलदल में फंसे हैं और उसकी सजा हमें भुगतनी पड़ रही है। तो मैं मानता हूँ कि सरकार को इस बात को समझना चाहिए, और जो हमारी मुख्य मांग है, जैसे बड़े बड़े अमीरों का आप कर्जा माफ कर देते हो, उनको राहत देते हो, ऐसे आम जनता को भी राहत दे दो। और मैं तो ये भी नहीं कह रहा माफ कर दो, अगर आप कर्जा माफ नहीं कर सकते तो कम से कम 2 वर्ष का समय दे दो, उन पर इंटरेस्ट पेनल्टी सरचार्ज नहीं लगेगा, वो अपना कर्जा खुद उतार लेंगे। इसमें सरकार से कोई मीटिंग का आयोजन करने वाले हो कि कर दी? देखिए अभी आज ही बात हुई है, अभी तो मैं आज पहला दिन आया हूँ, तो अभी लोग प्लान कर रहे थे, जनता कह रही थी कि हम मुख्यमंत्री क्या चलते हैं, तो मुझे भी आइडिया ठीक लगा। लेकिन मैं जैसा पॉलिटिकल ट्रेनर भी हूँ, मैं जानता हूँ कि सरकार क्या जाएंगे तो सरकार क्या करेगी, लाठीचार्ज करेगी, अरेस्ट कर लेगी। तो बेहतर ये होगा हम कहीं पर अपने जो 1.5 लाख परिवार है उनको इकट्ठा कर लें और फिर वहीं सरकार को बुला लें, वो ज्यादा बेहतर मुझे लगता है। इस अभियान में कितने लोग जुड़े हुए आपके साथ? मैंने बताया ना 1.5 लाख से ज्यादा परिवार है गुजरात में, और पूरे इंडिया में 25 लाख है। तो गुजरात में तो गुजरात के परिवारों को हम लोग बुलाएंगे और कोई बड़े ग्राउंड में अभी आज डिस्कस करेंगे अपनी कोर टीम के साथ कैसे करना है। लेकिन सरकार को ये बात सुननी चाहिए क्योंकि समस्या बहुत गंभीर है। अभी गुजरात से अगर मैं बात करूं, पिछले 15 दिन में लगभग 20-25 व्यापारियों ने कर्जे के कारण आत्महत्या की, वो खबरें हमें मिल रही हैं। अभी मैं सूरत जा रहा हूँ, सूरत के भी एक साथ के आए, उन्होंने अभी आज ही बोला कि ऐसे कार्यक्रम हम लोग वहाँ करने को तैयार है, कार्यालय खोल करके। तो जहाँ जहाँ गुजरात में जिस भी डिस्ट्रिक्ट में जरूरत होगी मैं जाऊँगा, लोगों से बात करेंगे, लोगों की समस्या सुनेंगे, समाधान करेंगे। सर आने वाले समय में गुजरात में आपका हेड ऑफिस ओपन हुआ है, तो आपका क्या एजेंडा रहेगा आने वाले समय? मेरा टारगेट ये रहेगा कि कम से कम मैं हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाऊँ और डिस्ट्रिक्ट पर हम काम करें कि कर्जे के कारण कोई भी उस डिस्ट्रिक्ट में आत्महत्या ना करे। वहाँ के डीएम से मिला जाए, वहाँ के अधिकारियों से मिला जाए, वहाँ के सांसद विधायकों से मिला जाए और उनसे अपील की जाए कि कम से कम वो इतना तय कर दे कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई व्यक्ति कर्जे के कारण आत्महत्या ना करे। मुख्यमंत्री से भी हम अपील कर रहे हैं, आपके माध्यम से भी कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री कर्जा मुक्ति कोष बना दें। कर्जा मुक्ति कोष में जो कर्जे के कारण परेशान लोग उनसे पैसा डलवा दें, सरकार पर 1 रुपए का बर्डन भी नहीं पड़ेगा और जनता की कर्जा मुक्ति भी हो जाएगी। तो क्या कर सकते हैं, 100-100, 200, 500 रुपए जो लोग कर्जे के कारण परेशान उनसे ले लें और हर महीना जितना पैसा आया वही कर्जा मुक्ति के लिए इस्तेमाल कर लें। तो 2 साल में 3 साल में पूरी गुजरात की जनता कर्जा मुक्त हो सकती है। કોઈ મને આજે જે રીતના ઓફિસનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે, લોકો એકત્ર થયા છે, શું એજન્ડા રહ્યો, કેવી રીતનો કાર્યક્રમ? મારું નામ રાજેશ્વર બ્રહ્મભટ્ટ ભારતીય છે, હું નિઃશુલ્ક કર્જમુક્ત ભારત અભિયાનમાં ગુજરાતનો પ્રભારી છું અને આજે હેડ ઓફિસનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે અમદાવાદમાં, ગુજરાત હેડ ઓફિસ, જેમાં આપણે લોકોને સાચું અને સચોટ માર્ગદર્શન આપીશું કે જે બેંકોના રિકવરી એજન્ટો જે લોકોને હેરાન કરે છે અને જે બેંકને રિકવરીવાળા જે જઈને સીલ મારે છે, ઘરોમાં લોકોને હેરાન કરે છે, આત્મહત્યા કરવા પર મજબૂર કરે છે, એવું ના કરે એના માટે એ લોકોને જે આરબીઆઈની ગાઈડલાઈન છે એના વિશે માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું છે। ખાસ કરીને ગુજરાતમાં તમારું હવે કેવું કાર્ય રહેશે, લોકોને જાગૃત કરવા માટેનું શું એજન્ડા રહેશે, આવનાર સમયમાં શું કાર્યશૈલી રહેશે? આવનાર સમયમાં ગુજરાતની જનતાને જાગૃત કરવાનું કામ, જે કામ અમારું નથી સરકારનું છે, હવે એ કામ અમે પણ કરીશું, જે કારણ કે સરકાર નથી કરતી। અને એજન્ડામાં એવું છે કે અમારા એક સાથી મિત્ર મુખ્યમંત્રીને મળવા ગયા હતા, ત્યારે અમને એવું કીધું હતું કે તમે એકલા આવ્યા છો, તમે બધાની વાત કરો છો, તો બધાને લઈને આવો તમે, તો મુખ્યમંત્રીની ઈચ્છા પૂરી કરીશું અને અમે લઈ જઈશું એમને ત્યાં બધાને કે જો આ બધા પરેશાન છે, તો તમે પણ આજે અહીંયા આગળ મીડિયાના મિત્રો હતા, જોયું હશે કે લોકો પરેશાન હતા અને કેવી રજૂઆતો કરતા હતા, એ રજૂઆતો પણ તમે સાંભળી હશે એટલે ખરેખર લોકો પરેશાન છે અને સરકારે એ તરફ ધ્યાન આપવું જોઈએ। ખાસ કરીને વેપારી ક્ષેત્ર ગણવામાં આવે છે ગુજરાતને, અને મુખ્યમંત્રીશ્રીને આપનો શું સંદેશ રહેશે અને જે વેપારીઓ આના પરેશાન જે હેરાન થઈ રહ્યા છે તે લોકોનો તમારા તરફથી શું સંદેશ? મુખ્યમંત્રીને એક સંદેશ રહેશે કે આ 21 જુલાઈ 2025 હમણાં 10 દિવસ પહેલાનું ન્યૂઝપેપરમાં કટિંગ છે, એમાં લખ્યું છે 2 વર્ષમાં 42 પરિવારોની સામૂહિક આત્મહત્યા, 42 તો પરિવારો ગુજરાતમાં આત્મહત્યાના વધતા કેસ 3 વર્ષમાં 25,478, मतलब 25,000 થી વધારે લોકો છેલ્લા 3 વર્ષમાં આત્મહત્યા કરી ચૂક્યા છે। બેરોજગારી, આર્થિક સંકટમાં મુખ્ય પરિવાર, મોંઘવારી વધતા લોકોના ઘર નથી ચલાવી શકતા એટલે એ લોકો દેવું કરવા મજબૂર બને છે, પેપરમાં જ લખ્યું અને સરકારના આંકડા છે, અમારા આંકડા નથી। તો
તો સરકારે ધ્યાન આપવું જોઈએ. જે એક વ્યક્તિ મળવા જાય છે અને સરકાર ધ્યાન નથી આપતી, કહે છે કે કોઈ પરેશાન નથી, તો સરકારે ખાલી એમનું ન્યૂઝપેપર જ વાંચવાની જરૂર છે અને એમના જ આંકડા જેમણે જ રજૂ કર્યા છે ભારત પેપરમાં છાપ્યું છે. તો મુખ્યમંત્રીને કે પેપર વાંચીને તો થોડું તમે ગુજરાતની જનતા સામે જુઓ. पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुरता